Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 15 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर के हवाले से, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम की। इसकी हमने इंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना सीख लिया था, किस तरह से हमने इंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है। और ठीक है, तो उसके बाद हमने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी थी आगे। तो बाकी जो रिकॉर्डिंग है इस हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, इसकी ए पार्ट हम इसका कर चुके हैं। अब हमने बी पार्ट करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम यूजिंग फाइफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसको IAS 2 हम कहते हैं, वो हमें गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि आपने सिर्फ फाइफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और ये वेटेड एवरेज मेथड ही आपने यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? ये जो आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब चीज़ें, तो आगे जी फाइफो मेथड में हम देख सकते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं, जबकि ये पिछले का पार्ट ही है। चलें इधर से एक स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। जो हम देख चुके हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो सेल आउट होगी है, उसके अलावा चलें इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जी हमारे पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री है 400। जितना हमने परचेज़ किया था वो सभी हमने ऐड अप कर लिए हैं। 3000 यूनिट्स हमने परचेज़ किए हैं, ये ऐड हमने कर चुके हैं। उसके बाद यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल क्या है, यानी कि जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था और जो भी आपने परचेज़ किया है, ये क्या है जी, ये किसी अवेलेबल फॉर सेल है। और उसमें से जितने हमने सोल्ड कर दिए हैं, यूनिट्स बेच दिए हैं, वो हम यूनिट सोल्ड वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 1200 के अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। और इसी तरह से ये अमाउंट हमारे पास सेल की है, ये सेल हमने कैसे फाइंड आउट की है। तो चलें अभी चलते हैं जी, हम 1200 को किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है फाइफो मेथड के तहत। हमने दो बार परचेज़ किए हुए, एक बार हमने परचेज़ किए हुए 800 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, सॉरी 800 रिमेनिंग है, लास्ट वाले हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को मज़ीद ये क्लियर हो सके। ये देखें जी, ओपनिंग हमारे पास 400 यूनिट्स हैं, सेकंड को हमने परचेज़ किया 1000 यूनिट्स सेकंड टाइम, फिर उसके बाद ये 5 ईच के हिसाब से फिर हमने 4 परचेज़ कर रहे हैं 4 जनवरी को 1200 यूनिट्स, तो ₹6 के हिसाब से, एंड परचेज़ कर रहे हैं 800 यूनिट 7 ईच के हिसाब से। अब हमारे पास 1200 यूनिट्स रिमेनिंग है। कितने रिमेनिंग है जी? 1200 जो क्लोजिंग स्टॉक है। हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है यहाँ पे कि सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक में से बेचना है, फिर उसके बाद आपने इस परचेज में से सेल आउट करना है। ठीक है जी। फिर आपको कुछ सेल बच जाती है, फिर भी आपको कुछ और बचता है या यूनिट्स नहीं बचते, तो फिर आपने इस 1200 में से सेल आउट करने हैं, फिर आपने इस परचेज यानी कि 800 में से सेल आउट करने हैं। अगर आपको कुछ रिमेनिंग बच जाता है, तो सबसे पहले आपने ये लास्ट वाले को देखना है, ये आपने फ़ौरन से उठा लेने हैं। यानी अभी 1200 हमारे पास रिमेनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमने 800 सबसे पहले पिक करना है, यानी कि ये इसको हमने 800 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। बाकी 1200 में से कितने रह गए रिमेनिंग? 400। तो 400 हमने कहाँ से अब पिक करने हैं? वो हमने इन 1200 से पिक करने हैं, और रेट भी हम ये वाला लेंगे 6 वाला। ठीक है, तो इस चलते हैं, देखते हैं क्या हमने ऐसे ही किया हुआ है। जी जी देखें जी, हमने क्या किया हुआ, 800 मल्टीप्लाई बाय 7 वही किया हुआ जो हमने लास्ट वाले 4 यूनिट से सबसे पहले 800 वो उठाए हैं, फिर उसके बाद 400 यूनिट्स इनको पिक किया। तो 5600 हमारे पास इनकी वैल्यू आ रही है, और 2400 टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है, कॉस्ट 8000 आ रही है।
जी स्टूडेंट्स, ये बताएं जी फाइफो मेथड के तहत हमने जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है, इसके हवाले से आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, पता चल गया जी कैसे हमने कैलकुलेट करना है? जी स्टूडेंट्स। जी सर। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कॉस्ट हमने निकालनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट की मतलब क्या होगा जी? सबसे पहले हमने जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री है और परचेजेज है उनको ऐड कर लेना है, यानी कि टोटल कॉस्ट को हमने ऐड कर लेना है जितने की हमने परचेज़ किए हैं। वहाँ पे हम यूनिट्स को के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे वो भी कर सकते हैं आप यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट को निकाल लेना है। कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है और परचेजेस की कितनी कॉस्ट है, यानी कि जो जिस रेट पे आपने परचेज़ किया है और जितनी वैल्यू की आपके पास स्टॉक था उसको आपने ऐड अप कर लेना है। हमारे पास स्टॉक की वैल्यू थी 1600 और 17,800 हमारे पास परचेजेज की वैल्यू है। उसके बाद ये तो हमारे पास उनकी वैल्यू हमने कर लिया, फिर उनके बाद जितने यूनिट्स हैं, जितने आपने यूनिट्स परचेज़ किए थे और जितने का आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, उन यूनिट्स को आपने ऐड अप कर लेना है और उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट बटा टोटल यूनिट, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या है जी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज है। और टोटल यूनिट कितने हैं जी? ओपनिंग इन्वेंट्री है और उसके साथ साथ परचेजेज है। जब इस तरह से आप कर लेंगे तो आपके पास कितनी अमाउंट्स आ जाएगी टोटल जी? तो यानी कि इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5.7058 आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो जब आपने पर यूनिट निकाल लिया है, इस पर यूनिट को हम क्लोजिंग स्टॉक की जितने भी हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 6847। ये आप ये देखेंगे, हमारे हमने जब फाइफो मेथड के तहत कैलकुलेट किया है तो हमारे पास 8000 वैल्यू आ रही है, और जब हमने किया वेटेड एवरेज के तहत 6847 की वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यानी कि एसेट हमारे पास 6847 रुपये का है। तो इसका मतलब ये कि फाइफो वेटेड एवरेज मेथड के तहत आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आएगा। वेटेड एवरेज मेथड के तहत आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आएगा, जितनी जो प्रॉफिट है मार्जिन है वो आपका ज़्यादा आएगा, और जो आपका फाइफो मेथड के तहत आएगा वो कम आएगा। पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किसके तहत हमारे पास ज़्यादा होगी, कॉस्ट किसके साथ किस मेथड के तहत ज़्यादा आएगी? तो आप कह सकते हैं या फाइफो मेथड के तहत, और उसके बाद इसके साथ क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज के साथ थोड़ी सी उससे कम कॉस्ट आएगी, कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू कम आएगी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसकी क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हमने इनके शेड्यूल बनाने हैं। शेड्यूल कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं आगे चल के। ये जी हमारे पास फाइफो मेथड के तहत हमने इसका शेड्यूल बनाया हुआ है। इसका आपको टेबल एक शो हो रहा होगा। इस टेबल में सबसे पहले हमारे पास क्या गए, डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं। पहले नंबर पे डेट का कॉलम है, फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स हैं। पार्टिकुलर्स में हमने ये लिखना है भी कितना परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये चीज़ें सब चीज़ें इसमें ही लिखते होते हैं डेट वाइज। फिर उसके बाद हमारे पास है जी रिसीव्ड का कॉलम। उसमें हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट। रुपीज़ की शक्ल में करेंसी की जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो लिखा गया है। उसके बाद फिर इशू का कॉलम है। इशू का कॉलम में वही तीन चीज़ें गिवन है हमारे पास, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीज़, कि हम बेचते हैं तो किस रेट पे और कितनी अमाउंट की चीज़ें बेची हैं, कितनी क्वांटिटी बेची है। और उसके बाद बैलेंस का कॉलम है। तो बैलेंस के कॉलम में भी यही तीन चीज़ें हमें गिवन है, कौन सी, क्वांटिटी है, रेट है और रुपीज़ है। अमाउंट्स की हमें क्या दिया हुआ है, एब्रीवेशन दिया हुआ है रुपीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेट को क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस को स्टार्ट में आपने यहाँ पे रिसीव या इशू में नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो आपने बैलेंस वाले कॉलम में डायरेक्टली ले जाना है। 400 क्वांटिटी है हमारे पास, और रेट कितने जी हमारे पास 4 है, तो मल्टीप्लाई उससे किया तो 1600 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर नेक्स्ट आपने इसी को उठा के आगे नीचे बैलेंस में भी ले जाना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं 5 जनवरी को। ये कि था तो 4 जनवरी, यहाँ पे 5 लिख दिया इन्होंने। तो परचेज़ कितनी की थी हमने, 1000 यूनिट्स परचेज़ किया है, और वैल्यू कितनी थी उसकी 5000। ये देखें जी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, परचेजेज 1000 यूनिट्स रुपीज़ एट द रेट ₹5 ईच, तो ₹5 के हिसाब से। तो हमने इसको सबसे पहले इंटर करना है।
तो इंटर किया जी हमने 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5000 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। 4000 ये बैलेंस वाला आ गया और 100 हमने हमारे पास ये आ चुका है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 5000 हमारे पास दो चीज़ें, ये 1600 की ये वैल्यू के स्टॉक पड़ा है और 5000 का ये पड़ा है। अब हमने सेल आउट करना है, तो पहले इस 1600 में से सेल करेंगे और फिर हम इस 5000 वैल्यू में से, यानी कि पहले 400 यूनिट्स में से कुछ सेल आउट किया जाएगा, फिर 1000 यूनिट्स में से सेल आउट किया जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कितने, 700 यूनिट्स। 700 यूनिट्स सेल करने हैं। तो जैसे 700 यूनिट्स क्या इस ओपनिंग स्टॉक से हमारे पास पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले हम सेल आउट, फिर उसके बाद रिमेनिंग कितने यूनिट्स बच रहे हैं, 300। तो 300 हम कहाँ से पिक करेंगे, इस 1000 यूनिट्स में से हम पिक करना है हमने, यहाँ से हमने उठा के बेचने हैं। तो यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इस तरह से 1600 एंड 1500, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास सेल हुई है, यानी कि 3100 की हमने सेल की है। तो अब हमारे पास किस में से रिमेनिंग यूनिट्स बच गए हैं, बैलेंस हमने लिखना है, बैलेंस करना है। बैलेंस किया तो इस 1000 यूनिट्स में से 700 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग है। तो इस 700 को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी वही जो रेट आपके पास हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसके साथ 3500 की वैल्यू के हमारे पास क्या बच गया है, स्टॉक बच गया है, इन्वेंट्रीज रिमेनिंग है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बताएं जी, कंसेप्ट क्लियर है, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। जी सर। जी तो नेक्स्ट जी हमारे पास है जी परचेजेस हम कर रहे हैं जी। परचेज फिर किए हैं हमने, 1200 यूनिट्स परचेज किए हैं और रेट उनका हमारे पास 6 है। ये जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 4 जनवरी को परचेज कर रहे हैं 1200 यूनिट्स ₹6 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट्स हैं वो आगे पीछे हैं, तो इस वाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो 1200 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रेट आ गया जी, 7200 आ गया, 7200। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इसको लिखना है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, 7200। अब हमारे पास दो स्टॉक में हमारे पास दो टाइप्स की, यानी कि दो डेट्स की जो है वैल्यूज़ गिवन है और इसी तरह से हमारे पास स्टॉक है। एक जो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है 3500 का और दूसरा 7200 का। तो अब नेक्स्ट हम सेल कर रहे हैं फिर 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स हम जब सेल करेंगे तो सबसे पहले हम 700 में से आप लेंगे। क्या 700 में से हमारे 1000 यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये वैल्यू कम है, ये जो हमारे पास है ये कम अमाउंट है, किससे कम तादाद है, 1000 से 1000। तो बाकी क्या करना पड़ेगा, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स हैं वो हमें यहाँ से लेने पड़ेंगे 1200 से। तो इसी तरह से हमने 700 ले चुके हैं, मल्टीप्लाई किया तो 3500 वही वैल्यू आई है, 300 फिर हमने यहाँ से क्लिक किया है तो 1800 इसकी हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये हमने सोल्व आउट कर दिए। इशू में हमने ये लिखना है और जो कुछ परचेज कर रहे होंगे वो आप रिसीव्ड में लिखेंगे, आपने ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो 900 आपके पास यूनिट्स बच गए हैं रिमेनिंग और 6 इनका रेट है, तो 5400 इनकी वैल्यू आपके पास आ रही है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं अगेन 800 यूनिट्स हमने परचेज़ किया है और फिर अगेन हम क्या कर रहे हैं 7 के उसका जो रेट है और मल्टीप्लाई किया है 5600। तो ये बैलेंस वाला हमने लिखा, फिर ये ऑलरेडी जो हमने अभी परचेज़ किया इसको हमने अमाउंट को पुट किया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास अब फिर जो यूनिट्स हैं वो दो डेट्स के परचेज़ किए हुए पड़े हैं स्टॉक के अंदर, एक 900 यूनिट्स हैं एक डेट को परचेज़ किए हुए जो रिमेनिंग बचे हुए हैं और एक 800 है। तो अब हमने जब सेल आउट करना है, सेल्स करनी है, तो इस 900 में से पहले सेल करना है, जब फिर उसके बाद इसमें से हमें पिक करना है। तो ये 5400 ये 5600 इनकी जैसे कि बिल तरतीब इनकी वैल्यू है। तो 30 को हमने सेल की 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स को वही हम कहाँ से सेल आउट करेंगे, इस 900 से। तो इस 900 में से 500 हम सोल्ड आउट कर दें तो क्या हो जाएगा, 400 रिमेनिंग रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये किया है, 500 मल्टीप्लाई बाई 6, 3000 के हम क्या करते हैं सेल आउट कर चुके हैं। इशू में हमने ये पुट कर दिया है, लिख दिया है इसको। फिर हमने क्या किया है, 400 मल्टीप्लाई बाई 6, 2400 इसकी वैल्यू आ चुकी है और फिर 800 जो रिमेनिंग हमारे पास है वैसे वैसे सेम हमने उठा के रख दिया है। तो FIFO मेथड के तहत हमें 1200 यूनिट्स हमारे पास क्या वैल्यू आ रही, 8000।
तो क्या हमने जो अभी यहाँ से कैलकुलेट किया है क्या ये वाली वैल्यू के साथ सेम है? जी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है। जी स्टूडेंट्स, फाइफो मेथड की समझ आ गई? जी सर, आ गई। ओके। जी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जी, ये तो हमारे पास एवरेज जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के तहत हम करने लगे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना, ओपनिंग बैलेंस जो है इसको लिख देना। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 400 यूनिट्स है, तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट पुट कर दिया 400 मल्टीप्लाई बाई 1600। उसके बाद परचेजेज हमने किया। परचेजेज में हमने क्या करना है कि जितनी अमाउंट के हमने परचेज़ किए हैं वहाँ पे हमने प्रिंट कर देने हैं। तो 1000 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, 5000 की वैल्यू बन रही है। तो आप जाएँ वर्किंग वन में, हमारे पास आ जाएँ इधर। यहाँ पे क्या किया वो हमने 6600 हमारे पास रुपीज़ आ जाते हैं। कितने जी 400 और 1600 मल्टीप्लाई प्लस 5000, तो 6600 हमारे पास ये आ गए। और यूनिट्स टोटल कितने आ रहे हैं, 1000 यूनिट्स यहाँ पे हैं और 400 ये हैं। तो टोटल पे हमने डिवाइड करना है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं टोटल कॉस्ट ओवर टोटल यूनिट्स। तो यहाँ पे जो अभी तक हमारे पास टोटल कॉस्ट है और टोटल यूनिट्स है, इनके ऊपर हमने जब डिवाइड किया तो इसका रेट आ गया 4.7142। तो इसी तरह से 1400 को हमने क्या करना है, 4.7142 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6600 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमने ऐसा नहीं करना कि कुछ अमाउंट जो पहले से यूनिट्स पड़े हैं उनमें से सोल्ड आउट करना है, जो रिमेनिंग पड़े हैं उनमें से करना है। इस तरह का कोई भी इसमें चक्कर नहीं है। इसमें सिंपली क्या आपने एवरेज लेनी है और एवरेज लेके वही रेट आपने इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 500 कर चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए 1400 के साथ 4.7142 को मल्टीप्लाई किया गया। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास अगेन चलते हैं जिसकी तरफ, सेकंड की तरफ सेल्स की है। तो सेल्स में हमने क्या करना है, वही रेट हमने अप्लाई कर देना है सिंपली, और उनको लेस करके हमने लिख देना है। ठीक है जी, लेस किया जी हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास यही अमाउंट आ गई है 700 यूनिट्स में से 4.7142 के साथ मल्टीप्लाई का 3300 ये हमारा बैलेंस है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं 1200 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 जो रेट है। तो ये 7200 की वैल्यू है इसकी हमारे पास। तो लेकिन अब हमने जो रिपोर्ट यहाँ पे करना है वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना है। ये 700 यूनिट्स और उसके बाद ये 1200 यूनिट्स, इनको आपस में ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा जी हमारे पास, सॉरी 1200 यूनिट्स और 700 यूनिट्स, ये टोटल हमारे पास बन गए हैं 1900 यूनिट्स। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए हैं। और कॉस्ट क्या है 3300 और 7200, इनको आपने ऐड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे वर्किंग टू के अंदर आपको शो हो रहा होगा 3300 प्लस 7200 डिवाइडेड बाय टोटल 1900, तो 5.526 हमारे पास रेट आया। तो इस रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 10,500 की हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो 10,500 की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये क्या कहलाती है हमारे पास जी, इसकी वैल्यू आ गई है स्टॉक की जो भी हमारे पास मौजूद है। तो नेक्स्ट हमने क्या कर रहे हैं जी, इससे आगे हम सेल आउट कर रहे हैं, फिर परचेज हम कर रहे हैं। ये हो गया जी, ठीक है। ये आपके पास देख रहे हैं किस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है वर्किंग टू की। अब फिर सेल हम कर रहे हैं 10 कितना ये 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स को वही रेट मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5.526 10,500 के जो उसकी हमारे पास वैल्यू थी। तो इस तरह से अब जो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक है 900, तो इसकी जो वैल्यू बन रही है 4974 की अमाउंट आ रही है, ये आपके पास शो हो रहा होगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी
फिर परचेज़ कर रहे हैं हम 7 को, तो परचेज़ जब हमने किया है तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है जी हमारे पास 800 के यूनिट्स को 7 के हिसाब से 5600। तो फिर हमने इसको बैलेंस के अंदर रिपोर्ट करना है, तो बैलेंस के अंदर रिपोर्ट किस तरह से करेंगे कि 800 यूनिट्स जितने भी रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स बचे हुए थे उनके साथ हम ऐड करेंगे, 900 थे तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने बन जाएंगे 1700, और हम डिवाइड किसके ऊपर कर देंगे इनको, इसका रेट जो 6.22 आया हमारे पास उसकी तरफ चलते हैं। 4974 प्लस 5600 को हमने ऐड किया है और टोटल डिवाइड कर दिया हमने 1700 पे, तो 6.22 इसका रेट आ चुका है हमारे पास। तो सेल्स हमने वैल्यू कितनी की है जी, अगेन 500, तो 500 जब हमने सेल किया है तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट बच गई हमारे पास 1200, तो 1200 जो हमारे पास 6.2 के हिसाब से 7464 इसकी वैल्यू आ गई, किस चीज़ की, स्टॉक की वैल्यू। क्या ये जो हमारे पास अभी स्टॉक की वैल्यू आई है, क्या ये बैक एंड पे जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 1200 ये देख सकते हैं हमारे पास ये 5 पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने रेट जो हमारे पास ये गलत दिया हुआ है, नहीं ठीक है, 1 मिनट जस्ट मुझे चेक करने दें प्लीज़। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री की कितनी आ रही है, 6847 आ रही है, और जो हमारे पास वेटेड एवरेज के तहत मेथड के तहत रेट भी हो रहा है, वहाँ पे रेट कुछ और आ रहा है। वजह क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स और हैं और हमारी कॉस्ट कुछ और है, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट्स चेंज होंगे और ये आपके पास टोटल कॉस्ट चेंज होगी, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ये भी चेंज होती जाएगी। अब रिमेनिंग में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, जो रिमेनिंग हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है 6.22, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 4974 के यूनिट्स हैं और प्लस 5600 यूनिट्स हैं की वैल्यू के यूनिट्स हैं, और टोटल 1700 है। तो इस वजह से जो रेट का डिफरेंस यहाँ पे हमारे आया है पर यूनिट रेट, तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इसी वजह से इसकी वैल्यू में भी डिफरेंस आया है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, किसी बात की समझ ना आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली बता सकते हैं आप। प्लीज़ बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, जी सर, क्लियर है। तो प्यारे भाइयों रिस्पॉन्ड किया करो ना जी, रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे कुछ पता चलेगा ना जी आप लोगों को। जी तो फाइफो मेथड में जो बैलेंस कॉलम है हमारे पास वो इन्वेंट्री का आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं, क्या जर्नल हम रिकॉर्ड करते होते थे जब जिसके अंदर इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे तरतीब के साथ जैसे जैसे कुछ चीज़ क्या कहते हैं सेल आउट हो रही है, परचेज़ कर रहे हैं डेट वाइज, वैसे वैसे हमने इसको रिकॉर्ड करना है। वेटेड एवरेज बैलेंस में हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री जो हमारे पास अभी मौजूद होती हैं और उसकी टोटल कॉस्ट के साथ हमारे पास शो हो रहा होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बैलेंस कॉलम के अंदर आप किस तरतीब के साथ रिकॉर्ड करते हैं फाइफो के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और वेटेड एवरेज में क्या होता है जी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री इन हैंड और उनकी टोटल कॉस्ट गिवन होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉब्लम है स्टॉक टेकिंग के हवाले से है, पीरियोडिक सिस्टम। तो पीरियोडिक सिस्टम में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम स्टॉक टेकिंग जो करते हैं उसके हवाले से क्या इशू है। आप में से कोई अगर जॉब कर रहा है कि किसके अंदर, किसी भी फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, तो वो इस हवाले से जिसके अंदर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो देख इस हवाले से उनका ऑडिट होता रहता होगा कि स्टॉक टेकिंग हो रही है। क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट के अंदर आफ्टर काउंटिंग पीरियड या उसी काउंटिंग पीरियड के दौरान ही जो क्या करते हैं ऑडिटर वो चेक करते हैं या अकाउंटेंट चेक करते हैं अभी हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, स्टॉक की काउंटिंग की जाती है, उनको चेक किया जाता है। तो स्टॉक की काउंटिंग की जाती है तो उसके दौरान सम टाइम स्टॉक जो है वो ज़्यादा निकलता है, सम टाइम स्टॉक कम होता है। तो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए कैसे हैंडल किया जाता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक दो तारीखों को काउंट होता है, एक तो टेक्स प्लेस ऑन अ लेटर डेट
कि जिस डेट को हमने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिस डेट को हमने बैलेंस शीट बनाई है, अपनी इनकम स्टेटमेंट और बाकी जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उस डेट के बाद हम क्या कर रहे हैं, लेटर डेट को अपना स्टॉक काउंट कर रहे हैं, या फिर स्टॉक काउंट जो हो चुका है वो उस डेट से पहले हो रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए दोनों सिचुएशंस में हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो स्टॉक काउंट ऑन लेटर डेट, ये जो लेटर डेट के ऊपर हमारे पास स्टॉक होगा, तो इसके साथ हमने क्या है, हमने स्टार्ट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जो लेटर डेट, जो उस वक्त की वैल्यू है हमारे पास, उससे स्टार्ट करना है। उस वैल्यू को हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है सबसे पहले। उसमें हमने वैल्यू के अंदर ऐड क्या करना है, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करनी है, जो उन दो डेट्स के दरमियान, दो जो डेट्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान हमने जो कुछ भी सेल किया है उसकी जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमने क्या कर लेनी, ऐड करनी है। जितना कुछ भी हमने, जितनी भी हमने जो हमारे पास परचेज रिटर्न किए हैं उनको भी हमने ऐड करना है, और जितना कुछ हमारा लॉस हो चुका है उस इन्वेंट्री का किसी भी तरह से, उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। और उसमें हमने लेस क्या करना है, हमने जितनी भी चीज़ परचेजेस किए हैं इन दो डेट्स के दरमियान उनको हमने लेस करना है। और सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न जो हमने लेस करनी है या कॉस्ट प्राइस के ऊपर करनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सेल्स रिटर्न को भी हमने लेस करना है। अच्छा जी, और उसके बाद क्लोजिंग डेट से पहले हमने जो कुछ भी इन्वेंट्री परचेज की हुई स्टिल इन ट्रांजिट है, नॉट येट रिसीव्ड, उनके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। स्टिल इन ट्रांजिट का मतलब है कि आपने चीज़ें परचेज की हैं और अभी तक आपके पास रिसीव नहीं हुई, तो ये हमारे पास इसके अंदर इस कैलकुलेशन के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं है। चलें और उसके बाद ये तो हमारे पास है स्टॉक काउंट ऑन लेटर डेट। और अर्लियर डेट में क्या करना होगा, अर्लियर डेट में आपने उल्ट कर देना है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही हैं यहाँ पे, इनको हमने लेस कर देना है, और जो लेस हो रही हैं इनको हमने ऐड कर देना है। ये परफॉर्मा भी आपके सामने आगे दिया हुआ है, चलिए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्टॉक काउंट ऑन अर्लियर डेट, तो स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन दैट अर्लियर डेट पे क्या कर रहे हैं, सेल्स एट कॉस्ट बिटवीन द टू डेट्स हम लेस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न यहाँ पे बिटवीन टू डेट्स लेस की जा रही हैं, इन्वेंट्री लॉस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ये टू डेट्स के दरमियान जो भी हुई इसको भी लेस किया गया है। और ऐड हम क्या कर रहे हैं, परचेजेस को कर रहे हैं, और सेल्स रिटर्न को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलें इसको देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 15.10 हमारे पास ये एक्सरसाइज है। स्टॉक टेकिंग टीम क्या कर रही है, ये कुड नॉट काउंट इन्वेंट्री ऑन रिपोर्टिंग डेट दैट वाज 31 दिसंबर 2009। 31 दिसंबर हमारे पास रिपोर्टिंग डेट थी, तो इस रिपोर्टिंग डेट को क्या चीज़ स्टॉक टेकिंग टीम ने वो कैलकुलेशन नहीं की, स्टॉक टेकिंग नहीं की, चेक नहीं किया स्टॉक को। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, 5/1/2000, यानी कि जनवरी की 5 को वो स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पता चला है जी एज पर रिपोर्टिंग डेट जो उनकी वैल्यू थी हमारे पास, या बाद में जो 5/1/2010 जो है हमारे पास, उसको वैल्यू बन रही है 1,50,000, 150,000। तो इसमें हमारे पास मज़ीद क्या दिया गया है जी, आगे देखते हैं जी। सेल्स टोटल हमारे पास 1,20,000 विच इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20,000। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमने किस चीज़ को रिपोर्ट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1,20,000 तो हमारी टोटल सेल्स है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमें बता दिया गया है 20,000, तो हमें 20,000 ये इसमें से लेस करना होगा टोटल सेल्स में से। तो हम यानी कि हमें 100,000, 1,00,000 रुपये हमें रिपोर्ट करना है, इसके अंदर ऐड करना होगा। फिर सेल्स रिटर्न है जी हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न वर 12,000, कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स वाज 10,000। 12,000 की सेल्स रिटर्न की जो उनकी हमारे पास जो 12,000 की सेल्स थी, जबकि उनकी कॉस्ट कितनी थी जी, 10,000। ये हमें रिटर्न आ चुकी है, ये हमने क्या करना होगा, यहाँ पे लेस करना होगा। परचेज ऑफ गुड्स टोटल 50,000, ये हमने लेस करना है। परचेज रिटर्न वर 5,000, ये हमने ऐड करना है। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वर लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये हमने क्या करना होगा, ये भी हमें ऐड करना होगा। चलें इसको देखते हैं जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट 150,000, ये 150,000 हमें गिवन है, ये वाला हमने ऐड लिखा है जी यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड जो हमारे पास था, इसको हमने ऐड किया 100,000। ये देख सकते हैं, ये हमने ए पॉइंट से लिया है, और ए पॉइंट से हमने क्या किया, उठा के ऐड किया है।
फिर उसके बाद लेस किया जी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। हम देख चुके हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने लेस करना था, ये 10,000 हमें गिवन था, ये हमने लेस किया है। ये इस पॉइंट से हमने उठाया, बी पॉइंट से, ये देख सकते हैं हमने। और उसके बाद फिर हमें क्या किया है जी, लेस कर रहे हैं हम किसको, कॉस्ट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। ये हमने थर्ड पॉइंट सी पॉइंट से हमने उठाया, परचेज ऑफ गुड्स टोटल 50,000। उसके बाद हमने क्या किया है, ऐड कर रहे हैं किसको, कॉस्ट ऑफ परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड और कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, 5,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2009 है वो 210,000 है। 2,10,000 रुपये की हमारे पास क्या चीज़ है जी, उस वक्त स्टॉक की वैल्यू थी या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। स्टॉक टेकिंग में आपने क्या करना है या आप किस तरह से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करनी है। ये जो हमने पढ़ा है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। सिंपली आपने चीज़ें याद रखनी है इसको। ये क्या हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। सिंपली आपने ये एक फार्मूला है, इसको याद रखना है और उसके अंदर वैल्यू पुट करते जाना है। जी वर्कआउट इन्वेंट्री मूवमेंट एट कॉस्ट, ये वर्कआउट इन्वेंट्री की मूवमेंट का पता चलता है। एनआरवी कैलकुलेशंस, अच्छा जी, कॉस्ट हैज़ बीन असर्टेन्ड। जब एनआरवी हम कैलकुलेट कर लेते हैं या कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो एनआरवी भी कैलकुलेशन और कॉस्ट कैलकुलेशन जो है वो एक ही बार होगी, उससे वही हमें कॉस्ट भी मिल जाती है। जी यहाँ तक क्लियर है जी, बताएं। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ मिस है तो हम इसको डिस्कस कर लें, फिर नहीं तो आगे मूव करें। जी सर क्लियर है। रिकग्निशन ऑफ इन्वेंट्री एज एक्सपेंस, हम कब जो इन्वेंट्री को एज एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। हम पढ़ चुके हैं IAS 2 हमें कहता है, डायरेक्शन देता है, गाइड करता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है अंडर परपेचुअल सिस्टम, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एसेट है। और हम पीरियोडिक सिस्टम में हम देख चुके हैं कि हम इन्वेंट्री को एज एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं जर्नल वगैरह, तो जर्नल में हम गुड्स को एज एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते होते थे, ठीक है। तो और इसी तरह से जब हम 5 हेड्स में पढ़ते हैं तो 5 हेड्स में हमारे पास जो होते हैं जिसमें हम पढ़ एसेट्स, एक्सपेंस और उसके बाद इनकम, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, इसके अंदर हम एक्सपेंसेस के हेड के अंदर हम इसको गुड्स को हम लेके जाते होते थे। तो अब चलते हैं देखते हैं जी किस तरह से हम करने हैं जी। वो इन्वेंट्रीज जो सोल्ड कर दी हैं, हमने बेच दी हैं कस्टमर्स को, उसको हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंस हो चुका है। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो भी हमारे एक्सपेंस में आएंगी। अब इस पॉइंट को मैं दोबारा से आपको ज़रा, हमने क्या किया, हमने क्या कर लिया, इन्वेंट्री परचेज़ कर ली। इन्वेंट्री परचेज़ करने के बाद कुछ अरसे के बाद हमने उससे कुछ चीज़ें नहीं बनाई, ये इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद रही, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ गई। या नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने इसलिए फाइंड आउट की कि उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गई है, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ी। जो जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा, जो अभी उसके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इनके दरमियान जो फ़र्क आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो भी एक्सपेंस के अंदर काउंट होगा। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये राइट डाउन का मतलब यही है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू में कितना कमी आ रही है। ऑल लॉसेज ऑफ द इन्वेंट्रीज ड्यू टू थेफ्ट और फायर ETC, तमाम के तमाम नुकसानात जो इन्वेंट्री के जो किसी भी वजह से हो रहे हैं वो भी क्या हो जाए, हमारे इन्वेंट्री एज एन एक्सपेंस के तौर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है जी, इन्वेंट्री कब एक्सपेंस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। जी प्लीज़। जी स्टूडेंट्स ज़रा जल्दी बताया करें प्लीज़। आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस है, हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ज़रा फाइंड आउट करते हैं। सिंपली हम जैसा कि पहले भी देख चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन है,
और उसमें से हम क्लोजिंग यूनिट्स हैं उसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, उनकी वैल्यू आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकालनी है। जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने लगे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो गलती से मैंने कह दिया। जबकि हम ये फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, 15.8 में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। यहाँ पे बताया जा रहा है सुमैया प्रोडक्शन कर रही है सर्जिकल आइटम्स की। तो सर्जिकल आइटम्स में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 3000 यूनिट्स, 100 ईच के हिसाब से, 100 पर यूनिट, और प्रोडक्शन की गई है 30,000 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस किए गए हैं 100 पर यूनिट के हिसाब से। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 2000 यूनिट्स रुपीज़ 100 के हिसाब से पर यूनिट। तो एक्सपेंस चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट इज़ द कॉस्ट दैट हैज़ बीन एक्सपायर्ड। क्या करें जी, हमने इनकम स्टेटमेंट को हमने ये चार्ज कर दिया है, ये चीज़ें जो भी हमारे पास जो हम बेच चुके हैं, जो कर चुके हैं, एक्सपायर कर चुके हैं। यूनिट सोल्ड कितने हैं जी हमारे पास, हमने निकालने हैं यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड कैसे निकलेंगे, ओपनिंग यूनिट्स और जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और उसमें जितने क्लोजिंग स्टॉक थे वो हमने निकाल लेने हैं। यानी कि हम सेल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल्स फाइंड आउट आपने करनी है, तो सेल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, जितने आपके पास ओपनिंग यूनिट्स होंगे, जितने उसके बाद आपने प्रोड्यूस किए हैं या परचेजेस किए हैं, फिर उसमें से क्लोजिंग यूनिट्स हमने लेस कर देने। तो हमारे पास उतने वो यूनिट्स आ जाएंगे जो हमने सेल्स किए हैं, यूनिट सोल्ड किए हैं। अगर हम इनको जिस रेट पे हमने प्राइस पे हमने इसको सेल किया है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेल्स आ जाएगा। अगर हम जो कॉस्ट हमारी आई है उस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, वो 31,000 यूनिट्स जो हमारे पास ये आ रहे हैं जो हमने सेल किए हैं। तो 31,000 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3,100,000। ठीक है, 31 लाख रुपए की हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ चुकी है। ये स्टूडेंट्स 15.8 की समझ आ गई है? जी सर। जी, तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं 15.9 में। तो 15 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, हमजा हैज़ फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 300 यूनिट्स हैं 100 के हिसाब से, परचेजेस हमने किए हैं 1000 यूनिट्स रुपीज़ 100 के हिसाब से, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 200 यूनिट्स हैं। सॉरी, ये जो परचेजेस हैं ये 100 यूनिट्स नहीं 1000 यूनिट्स हैं। तो 31 मार्च को हमने NRV ऑफ द प्रोडक्ट कम्स डाउन टू 95, यानी कि उसकी वैल्यू जो हमने 100 के हिसाब से की थी 31 मार्च को 95 पे उसकी वैल्यू आ गई है। यानी कि अब हम ये चीज़ लेना चाहें तो ये 95 की मिल रही है, इसकी 95 कॉस्ट आ रही है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग स्टॉक सिंपली वैसे ही हम फाइंड आउट करते होते हैं, एट NRV हम कर रहे हैं, और इसी तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 ये हमारे पास आ चुका है। हमने किस तरह से आ रहा है कि 300 को हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉस्ट पे भी 30,000 आ चुका है। और हम परचेज कितने किए हैं जी, हमने 1000 यूनिट्स 100 के हिसाब से, तो 100,000 यहाँ पे आ जाएगा और 100,000 ही हमने यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है जी, ओपनिंग प्लस परचेजेस 130,000 यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। 130,000 टोटल यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो उसमें से हमने सेल कितने कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। तो लेस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, एक तरफ हमारे पास आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 111,000 और दूसरी तरफ 110,000 आ रहा है। तो ये हमारा NRV पे ऊपर हमारे पास 110,000 क्यों आ रहा है, सॉरी 111,000, इस वजह से कि 95 पे हमारे पास आ चुका है। तो भी देख सकते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। NRV के ऊपर हमारी क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई है और हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है और जो कॉस्ट है वो कम है। ये किस वजह से है, ये NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू की वजह से है कि इसकी वैल्यू कम होने की वजह से है कि जो हमारे पास एक चीज़ हमें 100 की हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारा खर्चा आ रहा था, या 100 की हमें मिल रही थी, वो अब कितने की मिल रही है, 95 की मार्केट में मिल रही है। तो इस तरह से थस रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू NRV वुड कॉज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
NRV की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इजाफा होगा, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ जाएगा, कम हो जाएगा, और क्लोज एट कॉस्ट के ऊपर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये देख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 95 हमारे पास क्या हुआ, ये 200 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया हुआ है। तो कॉस्ट एट एक्सपायर्ड इज़ एक्सपेंस, वो कॉस्ट जो एक्सपायर हो जाए हमारे पास वो एक्सपेंस बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यह आपका टॉपिक जो है हमारे पास ये चैप्टर एंड हो गया है, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं।